नमस्कार। देश की सेना में भर्ती होने का हर किसी का सपना होता है। शुरुआत में नहीं तो कभी देर से, कभी न कभी हर व्यक्ति सोचता है, एक जोश जुनून जज्बे की बात को सोचता है, तो उसको लगता है कि काश मैं भी देश की सेना का हिस्सा होता। और यदि देश की सेना में एक अफसर के रूप में शामिल होने का अवसर 17-18 साल की उम्र में ही मिल जाता है, तो वो बच्चे आगे जाके डिफेंस फोर्सेस के सीनियर ऑफिसर्स तक बनते हैं। आप देखते हैं कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एडमिरल, एयर चीफ मार्शल, जनरल की रैंक पे पहुंचने वाले सभी अधिकारी नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी से होकर गुजरते हैं। और आज हमारे बीच में ऐसा ही देश का एक भावी ऑफिसर बैठा है जो हाल ही में एनडीए एसएसबी में रिकमेंड हुआ है। हमारे बीच में है मिस्टर जयंत देथा, जिसने हाल ही में एनडीए एसएसबी में रिकमेंडेशन हासिल की है। और हमारे साथ में बैठे हैं भारतीय सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीबी जानू साहब, जो भारतीय सेना का लंबा अनुभव रखते हैं। आज हम सभी बैठे हैं प्रिंस एनडीए एकेडमी के कैंपस में, ऐसी जगह जहां से भारतीय सेनाओं के लिए भावी अफसर तैयार हो रहे हैं। हर साल बड़ी संख्या में विद्यार्थी एनडीए, टीएस, इंडियन नेवल एकेडमी के माध्यम से भारतीय सेना के ऑफिसर बनते जा रहे हैं। और ये सीकर के लिए नहीं, राजस्थान के लिए गौरव का विषय है कि किसी समय केवल और केवल देहरादून, चंडीगढ़, मोहाली का नाम डिफेंस ऑफिसर्स के लिए गिना जाता था। आज के दिन राजस्थान में सीकर और सीकर में प्रिंस का नाम डिफेंस ऑफिसर्स के जनक के रूप में जाने लग गया। तो मैं आप सभी का आज के इस इंटरव्यू सेशन में, शॉर्ट इंटरव्यू सेशन में स्वागत करता हूं। और मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में जब आप ये वीडियो देखते जा रहे हैं, तो डिफेंस फोर्सेस के बारे में, एनडीए के बारे में बहुत सारे तथ्य आप जानेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो को सुनकर और देखकर बहुत सारे स्टूडेंट्स में एनडीए ऑफिसर बनने की प्रेरणा जगेगी और उन्हीं में से कई बच्चे एनडीए ऑफिसर तक जरूर पहुंचेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी जानकारियां अपन जयंत देथा के बारे में लेते हैं। जयंत मात्र 18 वर्षीय भारतीय युवा है और आपके पिता श्री कैलाश चंद्र इंडियन नेवी में चीफ पीटी ऑफिसर रह चुके हैं। मम्मी कवैया संतोष एसएसटी के टीचर हैं। आप वर्तमान में जोधपुर में रह रहे हैं, जबकि मूलतः आप खारी चाचीवाद बड़ा सीकर के रहने वाले हैं। जयंत ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पिताजी की पोस्टिंग्स के साथ साथ की है और जयंत ने प्रिंस एनडीए एकेडमी के माध्यम से हाल ही में एसएसबी रिकमेंडेशन हासिल किया है। तो मैं शुरुआती क्वेश्चंस जयंत से रिलेटेड लेकर आगे बढ़ता हूं। जयंत, आप बताइए कि एनडीए एसएसबी में आप रिकमेंड हो चुके हैं और ये हर बच्चे के लिए जो डिफेंस में अफसर बनना चाहता है उसके लिए एक सपना होता है। तो जब आप एसएसबी में रिकमेंड हुए, तब आपके दिलो दिमाग में कैसी फीलिंग्स आई? सर, सबसे पहले तो यहाँ बुलाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जी। और दूसरी बात, जैसा सर कह रहे हैं कि एसएसबी रिकमेंड होने के बाद कैसा लगता है। सर, जब आपका चेस्ट नंबर पुकारा जाता है, जैसे मेरा 15 था, मेरा चेस्ट नंबर पुकारा गया, तो सर एक ही मिनट के अंदर आपको वो सारे दृश्य याद आने लग जाते हैं। जब आप अपने कमरे में एनडीए की फ़ोटो लगा के डिसाइड करते हैं कि मेरे को यहाँ तक पहुँचना है। उसके बाद आपने रिटर्न कैसे क्लियर करा, एसएसबी की तैयारी, बीच में जो टेंशन होती है कि नहीं हुआ तो आगे मैं क्या करूँगा, वो सारी जर्नी एक क्विक ग्लिम्स में आपके ब्रेन में होती हुई पूरी जाती है। और रिकमेंड होने के बाद ऐसा लगता है कि अब आज से एक सपना देखा था मैंने, दिशा सही पकड़ ली है एंड गॉड फॉरबिड हम पहुँचेंगे वहाँ तक। बहुत बढ़िया। तो अब मैं आता हूँ ब्रिगेडियर बीबी जानू साहब के पास। आप स्वयं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से 6वीं से 12वीं तक पढ़े हैं। एनडीए में आप सेलेक्ट हुए हैं। इंडियन आर्मी में ब्रिगेडियर के पद पे आपने लंबी सेवाएं दी हैं और आज आप प्रिंस एनडीए एकेडमी में बच्चों को डिफेंस ऑफिसर्स बना रहे हैं। तो ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 12वीं के साथ बच्चा किन किन माध्यम से डिफेंस ऑफिसर्स के कोर्सेज में शामिल हो सकता है? जैसा कि डॉक्टर साहब आपने बताया, पहला तो एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसके अंदर इसको 2 स्टेप या 3 स्टेप वाला एग्ज़ाम बोल सकते हैं। रिटन एग्ज़ाम जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, और सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी जिसको डिफेंस फोर्सेस कंडक्ट करती हैं, और उसके बाद में मेरिट लिस्ट निकलती है। बीच में आपका मेडिकल भी होता है। तो इसके अंदर
कुछ सीटें नेवल एकेडमी की भी होती हैं। प्रोसीजर सबका बराबर है। एनडीए के अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और आजकल एयरफोर्स के भी 2 हिस्से कर दिए हैं, एक फाइटर पायलट और दूसरा ग्राउंड ड्यूटी भी यहीं से ही ले रहे हैं। और नेवी के लिए इसी एग्ज़ाम के तहत एनडीए में भी 40 सीटें हैं और नेवल एकेडमी में भी 40-45 सीटें हैं। सो जो मेरिट के हिसाब से या चॉइस के हिसाब से आप नेवी के अगर एस्पिरेंट्स हैं तो 3 साल एनडीए में करके फिर 1 साल नेवल एकेडमी में चले जाएंगे, या अगर आपका नेवल एकेडमी फर्स्ट चॉइस है या आपको बाद में चॉइस मिलती है, नेवी नहीं मिलती है, तो आप सीधा ही नेवल एकेडमी में जाएंगे जहाँ पे आप 4 साल की ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद आप ऑफिसर बन जाएंगे। उसके अलावा आर्मी और नेवी ने 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पे भी लेना शुरू किया है, जिनको आर्मी में तो टीएस एंट्री बोलते हैं, टेक्निकल एंट्री स्कीम, टेक्निकल एंट्री स्कीम, और नेवल में नेवल एकेडमी स्कीम या नेवल सिलेक्शन बोर्ड स्कीम, जो भी आप बोल सकते हैं। टेक्निकल ये भी एनडीए जैसे ही साल में 2 बार इनका सिलेक्शन होता है। 12th मार्क्स के बेसिस पे इनका होता है, इसलिए इनको यूपीएससी का रिटन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। और आजकल ब्रिगेडियर साहब, जैसा मैं जानकारी रख पा रहा हूँ, बच्चे जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेई के थ्रू भी इसमें जाते हैं अप्लाई करके। अभी ये क्राइटेरिया कर दिया है कि 12th मार्क्स के बेसिस पे ही अकेला कॉल अप लेटर नहीं आएगा, आपको जेई मेंस में अपीयर करना पड़ेगा। उसकी जो रैंक या मार्क्स हैं उसके हिसाब से फिर आपका कॉल अप लेटर आएगा। टोटल वैकेंसी साल में इनको जोड़ लेते हैं जी, चाहे एनडीए हो, चाहे टीएस हो, चाहे नेवल एकेडमी हो, टोटल तकरीबन 1100 के करीब वैकेंसी आती है साल में। बहुत तो अच्छी संख्या है। बहुत अच्छी संख्या है, जितनी तो आईएएस में जी। या अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी इतनी सीटें नहीं होती। नहीं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब, मैं मानता हूं कि एनडीए में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो आईएएस से भी कई बेहतर पैरामीटर्स के आधार पर सेलेक्ट होते हैं। बिल्कुल सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि 12th क्लास के बाद में एक ऐसा पैशन है, इतनी छोटी उम्र में एक मतलब जॉब सिक्योर हो जाता। आप एनडीए में चले गए, 4 साल तक आप क्या करना, आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी है, फिजिकली फिट रहना है और अपनी ट्रेनिंग को एंजॉय करना। आप अपने आप में कैरियर सिक्योरिटी मान सकते हो और देश सेवा के लिए फाइनली सिलेक्टेड आप मान सकते हो। दोनों चीज़ें आपकी वहाँ पे पूरी होती हैं। तो अपन फिर चलते हैं जयंत की तरफ। जयंत के पिताजी कैलाश चंद्र जी इंडियन नेवी में चीफ पीटी ऑफिसर से रिटायर हुए हैं। तो अपन कह सकते हैं एज ए सेलर वो भर्ती हुए, जैसे फौज में सिपाही भर्ती होता है। एक सिपाही का बेटा जब डायरेक्टली अफसर भर्ती होता है तो पेरेंट्स की क्या फीलिंग्स रहती है? जयंत, इसके बारे में आप बताएं। सर, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मेरे फादर जिस दिन मेरा रिकमेंडेशन होने वाला था, आज कॉन्फ्रेंस है सर, मेरे साथ ही गए थे, तो वो मेरी एसएसबी के बाहर वेट कर रहे थे मेरा। उनको इतना था कि अगर लड़का सिलेक्ट होता है तो बहुत खुश होंगे वो। तो जब सर मैंने उन्हें बताया तो उनमें बहुत ही उत्साह था कि जहाँ पे मैं एक सेलर के रूप में गया था, मैंने अफसरों को सैल्यूट मारे थे, आज मेरा बेटा वहाँ पे एक अफसर के रूप में जाएगा और वो वहाँ काम करेगा जहाँ मैं रह चुका हूँ। तो वो काफ़ी उत्साहित थे और बहुत प्रसन्न थे कि इतनी छोटी सी उम्र में मैंने उनका एक तरह से सपना पूरा करा। बहुत बढ़िया जयंत, ये बात हमने भी बचपन से देखी और सीखी है कि जब फौज में सिपाही होता है तो वो अपने ऑफिसर्स को इतने सैल्यूट मारता है कि उसके दिमाग में एक सपना रहता है कि मेरा बेटा अफसर बनना चाहिए। और जब बेटा या बेटी ऐसा सपना पूरा कर देते हैं तो उनको लगता है कि देश की सेवा जो मैंने की है वो सेवा फाइनली मेरी रिजल्ट में कन्वर्ट हो रही है, फाइनल आउटपुट में कन्वर्ट हो रही है। तो अब अपन फिर जयंत की तरफ चलते हैं। एसएसबी को देश का सबसे शानदार और कठिन इंटरव्यू माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक आईएएस ऑफिसर जो या आईपीएस ऑफिसर जो जिले की कमान संभालता है उसका निर्णय इंटरव्यू बोर्ड 30 से 45 मिनट में कर लेता है, लेकिन एक फौज का अफसर जो देश की सीमाओं को संभालता है उसको 5 दिन तक ठोक बजा के देखते हैं और उसके बाद में उसका सिलेक्शन होता है। और उस 5 दिन के ठोक बजा के देखने वाले बोर्ड में रिकमेंड हुआ प्रिंस एनडीए एकेडमी का स्टूडेंट जयंत देथा। तो जयंत, आपने जो प्रिंस एनडीए एकेडमी में एसएसबी का प्रशिक्षण सीखा और उसके बाद आप एसएसबी बेंगलोर में
एसएसबी इंटरव्यू में शामिल हुए, तो आप बताइए कि दोनों तरफ का एक एक करके एक्सपीरियंस बताएं कि वहाँ क्या क्या सीखा और इधर की चीज़ों का वहाँ क्या क्या रोल रहा। सर तो जब पहले दिन हम एसएसबी में अंदर घुसे थे रिपोर्टिंग वाले दिन, सर एक तरह का प्रेशर तो था मन में, लेकिन मैं यहाँ पे जब कोचिंग करके गया था, मैंने सारी ट्रेनिंग ली थी, तो मेरे को ये अंदर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि जब लास्ट डे था तो ब्रिगेडियर सर ने मेरे को कहा था कि आपके बहुत अच्छे चांस है, अगर आपने यहाँ जैसा परफॉर्म करा वैसा वहाँ करें। तो सर एक जैसा कि मैंने सुना है, ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे, प्रिंस का जो आपका एसएसबी ट्रेनिंग सेशन हुआ, ये सर उसके बाद में जो कमेंट हमारी टीम लिखती है, ब्रिगेडियर साहब क्या कमेंट लिखा गया था बच्चे के लिए, टीम का कॉमन कमेंट? डॉक्टर साहब, जब हमारी कोचिंग पूरी हो जाती है, सारे असेसर्स, आईओ, साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ, उनके जो कमेंट्स हैं हर एक कैंडिडेट के, वो मैं एनालाइज करता हूँ। फिर एक एक कैंडिडेट को बुला के उनका परफॉर्मेंस मैं बताता हूँ, क्या कमियाँ हैं और क्या उन्होंने ठीक करना है। जयंत के मामले में था कि तीनों ने ही रिकमेंड कर रखा था कि ये शॉर्ट है, बशर्ते कि अपने एक्जुबरेंस को थोड़ा कंट्रोल में रखे, थोड़ा जोश आके ज़्यादा ना बोल दे जी। तो यही मैंने इसको बोला था कि कीप योर एक्जुबरेंस अंडर कंट्रोल और दिमाग से काम लेना है। जो ट्रेनिंग दी आपने, ट्रेनिंग के बाद फाइनल कॉन्क्लूजन निकाला, उसमें भी लास्ट में आपने टिप्स देके भेजा कि ट्रेनिंग के बाद विश्लेषण ये है। तो जैसा ये खुद ही बता रहा है कि हाँ, मैंने उसको ध्यान में रखा और फिर सिलेक्शन हो गया। जी, आई एम सो हैप्पी जी। तो वापस आगे चलते हैं जयंत, आप फर्स्ट डे इन हुए और इन होने के बाद में क्या क्या चीज़ें रही दर्शकों को बताएं। इन होने के बाद सर हमारा सबसे पहले OAR टेस्ट हुए थे दोनों। तो सर यहाँ पे मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करवाई थी हमें एनएस कपूर सर ने। तो सर यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी टफ थे और वहाँ इसलिए मेरे को टाइम भी कम लगा और पहले से प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रखी थी। स्पीड एंड एक्यूरेसी हो गई। यस सर। तो सर पहले में से 50 में से मेरे हिसाब से मेरे 45 तक सही थे एंड सेकंड वाले में 50 में से मेरे 43-44 सही हुए होंगे। तो सर OAR अच्छा होने के बाद एक कॉन्फिडेंस आया मेरे में कि पहला स्टेप बहुत अच्छी तरीके से गया है। उसके बाद सर हमारा जब पिक्चर परसेप्शन हुआ एंड डिस्कशन टेस्ट, तो सर हमने यहाँ पे ग्रुप्स में काफ़ी बार एक दूसरे से डिस्कशंस करे थे। तो मेरे को पता था कि सबसे पहला आपका हथियार जो आपके पास है वो है कि अच्छी स्टोरी और नरेशन अच्छा होना चाहिए। तो सर नरेशन की हमने यहाँ पे काफ़ी बार बोल के हमसे प्रैक्टिस करवाई जाती थी ताकि आप डरे नहीं और एक फ्लुएंसी के साथ आप इंग्लिश में सब कुछ बोल सकें। तो वहाँ पे माई दैट स्टार्टिंग PPDT वेंट वेरी वेल। नरेशन बहुत ही अच्छा था सर। डिस्कशन में फाइनल स्टोरी मेरी ही ली गई थी। हमारे डिस्कशन में बेस मेरी स्टोरी को बनाया गया था बिकॉज माई स्टोरी हैड अ गुड कंटेंट इन इटसेल्फ। सर हम लोग को फाइनल कंक्लूजन पे रीच करने नहीं दिया गया, उससे पहले हमें कहा गया कि अब आप जा सकते हैं, हमने आपका आइडिया समझ लिया है। आफ्टर दैट सर एक छोटा सा टी ब्रेक देके हमें रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए गए। सर जब स्क्रीनिंग हुए सो उस टाइम फीलिंग वॉज कि नाउ 4 डेज तक हमें यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। अब सुरक्षित हो गए कि पहले दिन बाहर नहीं किया तो 4 दिन के तो अपन मेहमान बन के ही हैं। तो सर वहाँ पे फिर सबसे बड़ा डर ब्रिगेडियर साहब आजकल ये चलता है, एसएसबी में बच्चे जाते हैं, सैकड़ों की संख्या में पहले दिन जाते हैं और गिने चुने स्क्रीन इन होते हैं, बाकी के स्क्रीन आउट हो जाते हैं। तो बच्चों का पहला सपना रहता है कि मैं स्क्रीन इन हो जाऊं ताकि 4 दिन का मेहमान और बना रहा हूँ। और वहाँ पे आपने जयंत सफलता पहले स्टेप पे हासिल की। अब आगे की जर्नी के बारे में आप सही कह रहे हैं। 80 में से सर हम 30 ही बच्चे स्क्रीन इन हुए थे। तो सोचिए 50 जो आए थे सपने सजाकर, उनका पहले ही दिन सपना तोड़ दिया गया। और कई बार तो ऐसा होता है कि 250 बच्चों में से ही 25-30 होते हैं। यस सर। तो पहले दिन जब सर स्क्रीनिंग हो गए थे तो एटीट्यूड ये था कि अब अगले दिन में 4 दिन हमें बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है और सिलेक्शन हासिल करना है। सर साइकोलॉजी में भी हमने यहाँ पे बिल्कुल टाइम के साथ हमें बेसिस पे करवाया गया था कि वी हैव स्पीड, एक्यूरेसी, गुड आइडियाज़ हमारे बाहर निकले, ओरिजिनल पर्सनालिटी। सो सर वहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं आया क्योंकि यहाँ पे काफ़ी प्रैक्टिस करी हुई थी। 11 की 11 स्टोरीज़ बहुत अच्छे से लिखी सर। 12th स्टोरी टाइम में हुई। WAT सारा कंप्लीट हुआ। SRT में सर मैंने 49 to 50 क्वेश्चंस वो SRTs कर दी थी। बहुत बढ़िया, ऑल्सो वेरी गुड नंबर, बहुत अच्छा। एंड उसके बाद सेल्फ डिस्क्रिप्शन और सब करके पहले दिन सर साइकोलॉजी हो गया था। उसी दिन वी वर इन्फॉर्म्ड कि चेस नंबर फ्रॉम 11 to 20 उनका इंटरव्यू आज ही हो जाएगा। तो सर मेरा सेकेंड डे पे इंटरव्यू था। यहाँ पे सर मेरे इंटरव्यू में देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स। मंजीत सर ऑल्सो टोल्ड मी वेरियस हैंडीकैप्स ऑफ माइन लाइक ओवर कॉन्फिडेंस एंड वेयर आई एम लैगिंग. He told me at many times that these are your problems. So that day I was a bit stressed.
कि आई हैड कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ, बट यहाँ पे आके सब शैटर हो गया। मेरे को पता चला मेरी गलतियाँ कहाँ जब हैं। बातचीत हो रही थी मंजीत सर के बारे में और जब आप बोल रहे थे तो मंजीत सर ने भी शायद आपको इंटरव्यू में यहाँ प्रिंस एनडी एकेडमी में काफी खिंचाई की थी, बहुत ग्रिलिंग करी थी। हाँ, सर तो मेरी। ग्रिलिंग की तो मैं चाहूंगा उसके बारे में बताइए कि यहाँ वाली खिंचाई क्या रही सर। और उसका वहाँ इंटरव्यू में बेनिफिट क्या रहा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सबसे लंबा इंटरव्यू मेरा ही चला था। एक से 1.5 घंटे का इंटरव्यू था और उसके बाद सर ने मेरे को 1 घंटे तक बैठा के मेरे जितने डाउट थे सारे सॉल्व करे, क्योंकि सर मैं सिलेक्शन को लेके बहुत सीरियस था, इसलिए मैंने सर को 1 घंटे तक छोड़ा नहीं था। सर ये भी बता दीजिए कहाँ गड़बड़ थी। उसके बाद सर मैंने पॉइंट नोट डाउन करे। सर से शाम को भी मैं मिला था, उनसे डिस्कशन करा कि सर मैं क्या करूँ इम्प्रूव करने के लिए। उन्होंने मेरे को काफ़ी चीज़ें बताई जो मैंने इंप्लीमेंट करी। वहाँ पे सर इसी सब के कारण यहाँ पे जो ग्रिलिंग हुई, मेरा इंटरव्यू मेरे एसएसबी इंटरव्यू का बेस्ट पार्ट था। और सर फ्रैंकली स्पीकिंग आफ्टर गिविंग द इंटरव्यू आई वाज काइंड ऑफ प्राउड कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया मेरे हिसाब से। वहीं आपको आकलन होने लग गया, आकलन होने लग गया था सर, और मैं क्योंकि काफी कमियों का पहले पता चल गया था। जैसे मंजीत सर कह रहे थे कि उस टाइम मैंने आपको बहुत क्या सब ग्रिल काम करा था सर। हार्श बोला था, क्या बोलता, हार्श बोला था सर, बहुत हार्श हुए थे मेरे साथ। हार्श किया था क्योंकि बच्चे के अंदर ललक थी कि मैं एनडीए ऑफिसर बनूं, लेकिन ललक को अपन जब इंटरव्यू लिया तो देखा कि इसमें काफ़ी पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसको उस टाइम हार्श माना गया, लेकिन जो चीज़ वहाँ से सीखी गई वो फाइनल सिलेक्शन में महत्वपूर्ण साबित हुई। सर उसके बाद हमारा इंटरव्यू जब अच्छा हो चुका था तो मैं काफ़ी रिलीफ फील कर रहा था कि बाकियों के इंटरव्यू बचे हुए हैं जीटीओ दिन के लिए, लेकिन हमारा खाली अब जीटीओ टास्क बचा है। यहाँ सर हमें जीटीओ में आइडियाज़ फीड ही नहीं करे गए थे। सर ने हमें 2-2 दिन तक बोला था कि मैं सोल्यूशन नहीं बताऊँगा, आप सोचिए, जितना आप सोच सकते हैं सोल्यूशन बनाने की कोशिश कीजिए, और आखिरी दिन अगर आपसे नहीं हो तब मैं आपको सोल्यूशन बताऊँगा। क्योंकि इमीडिएटली सोल्यूशन बता देंगे तो बच्चा एनालिसिस ही नहीं करेगा, रिजल्ट तक पहुँचेगा ही नहीं, वो रट्टू बन जाता है। तो जयंत एक क्वेश्चन मैं बीच में और कर लेता हूँ। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे परसेंटेज के होते हैं और एनडीए की एक्सपेक्टेशन होती है, क्या वहाँ जाकर कोई रटकर परसेंट लाने वाले बच्चा कोई एक्स्ट्रा अचीवमेंट दिखा पाता है? सर रट के लाने वाली बात वहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो जाती है सर। अगर कोई ये सोच के जाता है कि मैं वर्ड्स याद करके जाऊँगा, ये वर्ड आया तो मैं क्या सेंटेंस बनाऊँगा, ये वर्ड आया तो क्या सेंटेंस बनाऊँगा, पर सर वहाँ पे 15 सेकंड में सर कुछ याद नहीं आता, और सर इतना टाइम कंस्ट्रेंट और प्रेशर होता है कि जो आपके अंदर है वही बाहर आता है। तो सर इसीलिए स्पून फीडिंग कभी भी इंटरव्यू में आपकी मदद नहीं कर सकती। अगर कोचिंग कई बार बच्चा कोचिंग में चीज़ों को रटता है, लेकिन रटने वाली चीज़ें एसएसबी में सक्सेस नहीं मानी जाती। इसलिए प्रिंस सैनिक स्कूल और प्रिंस एनडीए एकेडमी में बच्चों का नेचुरल टैलेंट तैयार करने की कोशिश की जाती है कि अगर आप आर्टिफिशियल होगे या स्पून फीडर होगे तो आप फाइनली सक्सेस नहीं हो पाओगे। सर हमें हमारे तीनों एसएसएस ने यहाँ पे यही कहा था कि बच्चों तुम जाओगे इंटरव्यू देने, मैं तुम्हारी जगह इंटरव्यू देने नहीं जाऊँगा, इसीलिए स्पून फीडिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं तुम्हें सिर्फ ग्रूम करूँगा। सर साइकोलॉजी में भी हमारे आइडियाज़ को बार बार सुना जाता था, हमें ये नहीं बताया जाता था कि ये गलत है तुम ये लिख के आ जाना। वो हमारे आइडियाज़ को कैसे बेटर कर सकते थे, वहाँ पर उन्होंने हमें काफ़ी मदद करी थी। तो सर जीटीओ टास्क यहाँ पे हमने जैसे खुद से एनालिसिस करके 2 दिन ले के भी सॉल्व करे। यहाँ पे सर काफ़ी हार्ड थे, इसलिए वहाँ पे एक तरीके से केक वॉक लग रही थी चीज़ें, आइडियाज़ बार बार आ रहे थे, रोप्स कौन सी टाई कर दें, और काफ़ी जीटीओ में बेनिफिट मिला। सर यहाँ पे फिर ग्रुप डिस्कशंस में भी हमने काफ़ी बार डिस्कशंस करे थे, तो पता था सर कब बोलना है, कितना बोलना है और क्या अच्छे पॉइंट निकलने चाहिए, इसलिए सर ग्रुप डिस्कशन भी बहुत अच्छा गया था। और सर वहाँ पे ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में मेरे को ग्रुप ने चूज़ करा था कि जयंत हमारा फाइनल सोल्यूशन देगा, तो सर यहाँ पे मैंने 2 बार सोल्यूशन दिया था। लीडर घोषित हो गए। ये सर सब मेरी जो फाइनल सोल्यूशन था वो सर यहाँ पे हमने काफ़ी प्रैक्टिस करी थी, तो मेरे को पता था कि प्रायोरिटी किसको सबसे पहले देनी है, कौन से मोड्स ज़्यादा अच्छे रहेंगे, और हिडन रिसोर्सेज जो हमें बोला जाता है कि क्वेश्चन में नहीं बताया होता कि आपके पास गाड़ी है, आप ये रोड पे आपको बस मिल जाएगी, वो आप खुद दिमाग लगाना चाहिए आपको। तो सर यहाँ पे हमने काफ़ी हिडन रिसोर्सेज हमें सर ने बताए थे कि अगर विलेज है तो वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं होगा, लेकिन अगर शहर है तो वहाँ हॉस्पिटल होगा, पास वाले गांव में ले जाने से अच्छा अब थोड़े दूर के शहर में ले जाओ। इसलिए जयंत मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा, कोई एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आप बताइए। ये सर बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग का क्वेश्चन जो आपने एसएसबी में देखा, फेस किया और उसका बहुत अच्छा आंसर हो, ऐसा आंसर हो जो दर्शकों को सुनकर बड़ा अच्छा लगे।
सर तो एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत मेरे से पर्सनली पूछा था, इंटरव्यूअर सर ने मेरे को बोला था कि जैन नाउ आई वुड लाइक टू गेट अ बिट पर्सनल विद यू। मैंने कहा यस सर, दिस इज़ एन इंटरव्यू, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। सो उन्होंने कहा था सर कि मैं 7th तक नेवी के स्कूल में पढ़ा हूँ सर, मेरे परसेंटेज काफ़ी अच्छे थे, मेरी मम्मी भी स्कूल में टीचर थी। सो उन्होंने कहा था कि आप डिबेट में भी जीते हो, आपने काफ़ी जगह और भी परफॉर्म अच्छा करा है, आपकी मम्मी भी टीचर है तो टीचर से इंटरेक्शन भी अच्छा है, तो क्या आपकी कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनी या किसी लड़के ने अप्रोच नहीं करा? तो सर मैंने उनको कहा था कि नहीं सर, 7th क्लास में तो कहाँ ये सब होता है, पर सर अप्रोच वगैरह कभी हुआ नहीं। तो बोला सर कि अभी आप 12th में आ चुके हो एंड यू आर ऑल्सो अ गुड लुकिंग चैप, तो क्या अभी तक कोई लड़की आपको अप्रोच नहीं करी, आपको भी कोई पसंद नहीं है? मैंने कहा सर अभी तक तो नहीं है, बट फ्यूचर में इफ़ आई हैव नो प्रॉब्लम। तो सर ने कहा था कि फ्यूचर में अगर एसएसबी के बाद आप कोशिश करोगे कोई लड़की मिल जाए। तो सर मैंने उन्हें थोड़ा सा विटी रिप्लाई इंग्लिश में दिया था कि सर इफ़ यू टुडे रिकमेंड मी आई विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बायोडेटा विद मी कि सर ऑफिसर हूँ मैं, तो क्या पता सर आपकी वजह से मेरे को गर्लफ्रेंड के चांसेस इंक्रीज हो जाए। याद आता है एक इंटरव्यू के ऑफिसर ने आप जयंत पानी लीजिए। यस सर। इंटरव्यू के ऑफिसर ने अपना एक आर्टिकल लिखा था या कोई बुक का हिस्सा होगा, तो ऐसे ही जैसे ये इंटरव्यू चल रहा तो उन्होंने पूछा कैंडिडेट से कि व्हाई यू वांट टू जॉइन डिफेंस फोर्सेस। तो कैंडिडेट सर, शुड आई टेल यू ट्रुथ? यस सर, आई एम आस्किंग, यू मस्ट ऑलवेज टेल मी ट्रुथ। यस सर, आई हैव सीन defense officers' wives are beautiful, so I want to join defense forces, so I get a beautiful wife. तो बहुत अच्छा। तो he said कि it is not always possible. See, my wife is not beautiful. He said that is your bad luck, sir. So इस तरह के किससे हो जाते हैं। हाँ, निश्चित रूप से, ताकि बच्चे का इनर टैलेंट का पता किया जाए कि वो किस तरीके से चीज़ों को अंदर से सोच रहा है। Jayant, I would like to ask you one thing. We have created a facility out here. All sorts of obstacles, GTO tasks are there on ground. Plus our team of IO psychologists and interviewing officer, they come all the way from Chandigarh and interact. और बहुत अच्छे गर्व की बात है ब्रिगेडियर साहब, मैं बार बार कहता हूँ कि जो टीम प्रिंस एनडी एकेडमी की एसएसपी की है, उसने इंडिविजुअल कैंडिडेट ने एज ए एसएसबी ऑफिसर रहते हुए 2000 से अधिक ऑफिसर्स का इंडिविजुअल आदमी ने सिलेक्शन किया। कंटिन्यू प्लीज। नाउ बिसाइड्स सभी जगह आपको ये 3 मिल जाएंगे, आईओ, साइकोलॉजिस्ट और जीटीओ, बट यहाँ पे हम एक और एक्सपर्ट को लाते हैं जो आपको इंटेलिजेंस टेस्ट करवाता है, आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बातें करते हैं और करंट अफेयर्स के 50-60 जो टॉपिक्स हैं जिनको इंटरव्यू में के दौरान पूछ सकते हैं, जिससे आप उनको यूज़ कर सकते हैं अपने स्टोरीज़ के अंदर। वो जो एक एक्सपर्ट है वो किसी भी कोचिंग सेंटर में आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो 4 जो एक्सपर्ट हम बाहर से बुलाते हैं वो, और जो फैसिलिटीज़ यहाँ हैं इन जिन पे आप ट्रेन हुए हैं और अभी आप बेंगलोर घूम के आ चुके हैं एसएसबी के, तो मैं चाहूँगा कि इसको और ज़्यादा अच्छा करने के लिए कोई आपके 1-2 रिकमेंडेशन हो, सजेशंस हो। सजेशंस। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर मेरे को यहाँ पे फैकल्टीज़ बहुत अच्छी लगी थी सर, क्योंकि वी वर नॉट स्पून फीडेड कि आप ये कर दीजिए ये कर दीजिए। उन्होंने हमें फर्स्ट डे दे टोल्ड अस वेरी फ्रैंकली कि वी विल नॉट गिव योर एसएसबी इंटरव्यू, यू आर द वन हु कैन गेट योरसेल्फ सिलेक्टेड और रिजेक्टेड, वी विल हेल्प यू ग्रूम योर पर्सनैलिटी। एंड सर व्हेन यू टोल्ड मी अबाउट आवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मिस्टर अनीश कपूर sir, when he came on the first day, sir, his body language when he speaks in front of us, the way he uses his hands, the way he changes his modulation, that was very attractive sir, and I learnt a lot of things from him, that even if you are saying something and you say and you don't have proper knowledge, but if you say with full confidence, then the person sitting in front of you, he will agree, seeing your confidence. So sir, from Anish Kapoor sir, I learned that you should have confidence in yourself, and the way he speaks, the person in front of him cannot be distracted. So that was a very fluent thing sir. And the second was he helped us in our OAR test, current affairs. So sir, in my personal interview also I was asked many current topics, and thank you to sir that I had in-depth knowledge of the topics, and I was not on just the border that I just know the names and stuff. I was knowing in-depth knowledge and also people's opinions on these things.
तो सजेशन भी जयंत आपसे मांगे गए, तो प्रिंस एनडी एकेडमी में आपने एक एक चीज़ को बारीकी से एक्सपीरियंस किया, Yes, sir. तो कोई सजेशन देना चाहेंगे, या आप अभी मेरे से शेयर कर रहे थे कि पापा जी को मैंने कहा कि यहाँ तो हर जगह, तो कुछ Yes, sir. बताना चाहेंगे आप? सर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं फैसिलिटी से काफ़ी इंप्रेस हुआ था सर। मैंने मेरे पापा को मजाक के ढंग में एक और चीज़ कही थी कि यहाँ पे इतनी जगह थी इनके पास कि इन्होंने सोचा अब यहाँ पे एक और चीज़ बच्चों का एंटरटेनमेंट, चलो एक फुटबॉल फील्ड और कर देते हैं। मतलब ये कंस्ट्रेंट वाली बात नहीं थी, उन्होंने हर एक फैसिलिटी पूरी तरीके से जो होनी चाहिए ज़रूरी चीज़ें वो प्रोवाइड करी। हमारे पास हर तरह के PGT, कमांड टास्क, HGT के लिए अलग टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स बिल्कुल सेम जैसे होते हैं वहाँ पे। तो सर काफ़ी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ थी। सजेशंस में सर मेरे पास आई डोंट थिंक मैं किसी चीज़ में कमी निकाल पाया था सर। Okay, we are proud of that. थैंक यू सर। We are flattered. फिर भी कोई सुझाव ऐसा होता है तो आप भविष्य में टेलीफोनिक बताएं। Okay, Jayant, let's wind up this discussion, थैंक यू। and I wish you have a very good training in NDA, or if you go directly to the Naval Academy, I am sure you will aim for the gold medal. Yes, and sir. that's in your grips. यस सर। Till such time you go for NDA, you got about 2-3 months, work on your physical fitness, यस सर। because I've experienced myself. My son was in NDA, my son-in-law was in NDA, so all these experiences is there with me. The first term is very, very tough यस सर। because you are not prepared to undertake so much of physical strain. So people have stress fractures, they have got some back problems, this, that. So I recommend you do this. If you are a non-swimmer, learn swimming, यस सर। and if possible, learn some horse riding, because horse riding is a big component of your training yes, in sir. first 4 terms. All तो- the best. तो थैंक यू ब्रिगेडियर साहब एंड थैंक यू जयंत। और अपन देख पा रहे हैं कि प्रिंस एनडी एकेडमी में यहाँ बच्चे को SSB तक ही तैयार नहीं किया जा रहा, SSB में आगे NDA में जाके ट्रेनिंग में आपको और क्या क्या तैयारियाँ की जानी है उनके लिए भी तैयार बच्चे को किया जा रहा है, सुझाव बच्चे को दिए जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में जयंत भारतीय सेना का गर्व और गौरव दोनों बनेगा। और जैसे अपन देख पा रहे हैं कि NDA से निकले हुए बच्चे डिफेंस फोर्सेस की चीफ पोस्ट तक पहुंच रहे हैं, वहां तक जयंत पहुंचेगा। हम सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।